नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इकोनॉमी की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसकी अगली कड़ी लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आज हम निर्धनता पॉवर्टी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि निर्धनता या गरीबी जिसको हम बोलते हैं उसका परिभाषा क्या है, कौन कौन सी समितियों ने समय समय पर क्या क्या अभी तक सुझाव दिए हैं और किस आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कौन सी संस्था उसका निर्धारण करती है, और उसके बाद हम देखेंगे गिनी गुणांक और लॉरेंज कर्व। ठीक है, तो आज हम केवल गरीबी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट इसका आएगा उसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट और जितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज हम जो गरीबी टॉपिक ले रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गरीबी से आप क्या समझते हैं, निर्धनता या गरीबी किसको बोलेंगे? तो अगर सामान्य शब्दों में हम समझना चाहें तो अगर किसी इंसान के पास जो मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो उपलब्ध नहीं है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो गरीब है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर चिकित्सा, ये सब जो चीज़ें जो बहुत नेसेसरी है किसी के जीवन के लिए, वो अगर उपस्थित नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति गरीब है। यहाँ पर जो लिखा है उसको एक बार समझिए। जीवन के लिए जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं हैं उसकी प्राप्ति करने में जो असमर्थता है वही क्या है, गरीबी है। तो रोटी कपड़ा मकान मैंने बता दिया। नीति आयोग की जो परिभाषा है उसके अलावा वो क्या कहता है कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा, ये दोनों पर फोकस होता है। ठीक है, 5 पैमाने कौन कौन से? रोटी कपड़ा मकान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर चिकित्सा। अगर इससे कोई व्यक्ति वंचित है, कोई इस चीज़ को उपलब्ध नहीं करा पा रहे अपने लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो निर्धन है या गरीब है। ठीक है, इसके लिए मतलब जो एक आर्थिक स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले को हम गरीब कहते हैं, और उनके लिए आगे चल के हम देखेंगे गरीबी रेखा बनाई गई। मतलब जो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमने क्या कहा, गरीब कहा। ठीक है, ये आवश्यकताएं कौन कौन सी थी? रोटी कपड़ा मकान, और नीति आयोग ने इसमें 2 चीज़ें और ऐड की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, और बेहतर चिकित्सा। ठीक है, गुड टाइप ऑफ हेल्थ सेक्टर में जो भी उसकी जो हॉस्पिटलिटी है वो सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ठीक, चलो अब गरीबी रेखा के टाइप्स देखो कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो बेसिक नेसेसिटी है वो मिल ही नहीं रही है। सीधा सीधा मतलब अगर मेरे अकाउंट में सीधा सीधा 0 रुपये है तो मैं अपने आप को क्या करूँगा, गरीब मान लूँगा। वहीं पर सापेक्ष गरीबी क्या होता है कि मेरे सामने वाले के पास 5 लाख रुपए हैं और मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो मैं इसकी तुलना में क्या हुआ, गरीब हुआ। किसकी तुलना में? 5 लाख वाले की तुलना में मैं क्या हुआ, गरीब हुआ। तो जब हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, सापेक्षता के साथ अध्ययन करते हैं, तो सापेक्ष गरीबी की श्रेणी में आता है। और जब हम एब्सोल्यूट गरीबी का मतलब है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हम फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, एब्सोल्यूट गरीब कहलाएंगे। ठीक है, निरपेक्ष गरीब कहलाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों टाइप है, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है देखो। जब किसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो उसे हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीब कहते हैं। ठीक है, भारत सहित विश्व के अधिकतर अविकसित या विकासशील देश, ठीक हो, अंडर डेवलप्ड या क्या बोल सकते हैं, नॉन डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उसमें क्या पाया जाता है, निरपेक्ष गरीबी पाया जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी पाया जाता है। ठीक है, इसकी मापन के लिए सिर गिनने की विधि जिसको हेड काउंट मेथड बोलते हैं। हेड काउंट मतलब सबकी गिनती करना, सीधे सबके सर की गिनती करना, वही हेड काउंट है। ठीक है, उस मेथड का प्रयोग किया जाता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा मतलब जैसे मैं बताऊं कि एक रेखा मैंने तय कर दिया, अगर समझने के लिए मैं आपको बताऊं, एक रेखा मैंने तय किया, इसमें मैंने कहा कि जो 100 रुपये कमाते हैं या जो 100 रुपये रोज का कमाते हैं, ये वो लाइन है। अब जो 100 से कम कमाते हैं वो इस रेखा के नीचे आ गए, जो 100 से ऊपर कमाते हुए इस रेखा के ऊपर चले गए। यही से वो क्या कहा हमने, बीपीएल कहा। ठीक है, मतलब इसके नीचे वाले को बीपीएल कहा, बिफोर पॉवर्टी लाइन, इसको हमने कहा पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन। और इसके नीचे वाले को हमने क्या कहा, बिफोर पॉवर्टी लाइन, इसको अपर पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, सॉरी बिफोर मैंने बोल दिया था, बिलो पॉवर्टी लाइन और अपर पॉवर्टी लाइन, ये हमने कहा। ठीक है, ये समझने के लिए है, ये पैमाना 100 रुपये का नहीं है। ठीक है, ये समझने के लिए था। चलिए आगे देखते हैं।
सापेक्ष गरीबी जैसे मैंने बता दिया था कि एक व्यक्ति की तुलना में, पहले व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसको तुलनित करने के बाद अगर वो गरीब लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीब कहते हैं। जैसे किसी के पास 10 लाख रुपए है, किसी के पास 5 लाख रुपए है, तो 10 लाख वाले की तुलना में, 10 लाख वाले की तुलना में ये जो 5 लाख वाला है ये क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इसकी तुलना में ये गरीब होगा, ठीक है। तो अगर इसके पास कुछ आवश्यकताएं नहीं रहती तो ये एब्सोल्यूट गरीब रहता, लेकिन इसकी तुलना करेंगे तो ये सापेक्ष गरीब कहलाएगा, ठीक है। सापेक्ष गरीब के लिए गिनी कोफिशिएंट का प्रयोग किया जाता है, लॉरेंज का व गिनी कोफिशिएंट आगे देखेंगे। यहाँ जो विकसित देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इसमें सापेक्षता गरीब पाई जाती है, सापेक्षिक गरीब पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे निरपेक्ष गरीबी कहाँ पाया जाएगा, जहाँ अविकसित देश हैं, अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, जो अभी विकास की प्रक्रिया में चल रहे हैं, ऐसे देशों में क्या मिला जाएगा, एब्सोल्यूट गरीबी मिलेगा। और जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, खास करके यूरोप में और अमेरिका और आप बोल सकते हैं जापान, ऐसे जो विकसित कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सापेक्षिक गरीबी मिलेगा, रिलेटिव पॉवर्टी मिलेगा, ठीक। आगे देखिए, लॉरेंज कर्व और किनी गुणांक को हम नीचे समझेंगे जब हम इसके टाइप्स को समझ लेंगे, तो इसको अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे करते हैं। चलो देखो, अब गरीबी तो हमने बता दिया, गरीबी क्या है, तो गरीबी क्या है, जहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी हम फुलफिल नहीं कर पाते तो हम गरीब हैं। और अगर किसी के से तुलना करते हैं तो हम सापेक्ष गरीब की श्रेणी में आते हैं, ये हमने देख लिया। अब देखो, गरीब को मापने के लिए, मतलब गरीबी का पैमाना क्या हो, ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या किया, मतलब बहुत सारी समितियां बनाई समय समय पर कि आप अभी की तुलना में बताइए कि अभी के हिसाब से किसको हम गरीब कहेंगे। तो ये जो समितियां हैं ये अपने सुझाव देती हैं कि आप इसको गरीब मानिए, और सरकार फिर आगे चल के उन्हीं के लिए क्या लाती है, योजनाएं लाती है। तो इसी के क्रम में देखो, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए योजना आयोग, जो अभी वर्तमान में नीति आयोग के रूप में परिवर्तित हो चुका है, पहले योजना आयोग था, तो योजना आयोग के द्वारा क्या किया गया, गरीबी को मापने के लिए प्रयास किया गया, ठीक है। नीति आयोग ने गरीबी का आकलन NSSO, ठीक है, NSSO, नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके तहत जुटाए गए जो आंकड़े हैं उसके तहत करता है कौन, नीति आयोग। पहले हम लोग NSS बोलते थे, नेशनल सैंपल सर्वे, उसके आधार पर किया जाता था। अब NSSO जो आंकड़े जुटाते हैं उसके आधार पर किया जाता है। अब समितियों ने क्या क्या सिफारिश दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब बोल सकते हैं कि यही है कि किस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। सबसे पहला समिति जो आया, गाडगिल समिति 1965 में, ये प्रथम प्रयास है गणना करने का कि गरीब किसको बोलेंगे। तो इसने क्या कहा कि गरीब क्षेत्र में जो 20 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में जो 20 रुपये और शहरी क्षेत्र में जो 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय होता है, प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब एक आदमी को प्रति माह में यदि ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपये और शहरी क्षेत्र में 25 रुपये का व्यय होता है, तो उस या उससे कम का व्यय होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गरीब कहेंगे। मतलब इसने जो पैमाना बनाया वो 20 और 25 रुपये का बनाया। 25 रुपये से ऊपर अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यय कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, अगर 20 रुपये से ऊपर अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में व्यय कर रहा है तो गरीब नहीं है, लेकिन उससे नीचे जो आते हैं वो क्या आएंगे, गरीबी की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो भारत में निर्धनता का प्रथम प्रयास किसने किया, गाडगिल समिति ने किया 1962 में। इसके बाद आया रथ और दांडेकर समिति, रथ और दांडेकर समिति, इन्होंने कैलोरीज के हिसाब से बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2435 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2095 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तय किया। कैलोरी का मतलब यह है कि आप खाना खाएंगे तो उससे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा का पैमाना होता है कैलोरी, ठीक है, ऊर्जा का जो पैमाना होता है वो कैलोरी होता है। अब यहाँ पर इसने बहुत तार्किक तरीके से बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि लोगों को वहाँ किसानी, मजदूरी ये सब करना रहता है। तो इसने ग्रामीण क्षेत्रों में इसने क्या कहा कि 2435 कैलोरी हो और शहरी क्षेत्र में 2095 कैलोरीज हो प्रतिदिन का, जो खपत है उनकी कैलोरीज का जो भोजन से मिलेगा। तो अगर आप इतना कैलोरी सस्टेन कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर इससे कम आपकी जो क्या बोलेंगे, कैलोरी की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही, इससे कम हो रही है, तो आप गरीब की श्रेणी में आ सकते हैं, ठीक। तो पहला प्रयास गाडगिल ने किया। रथ एंड दांडेकर समिति ने क्या किया, 1971 में कैलोरीज के आधार पर कहा। डॉक्टर वाई की अलग समिति आई 1979 में, ठीक है, 1979 में, मतलब इसके कितने साल बाद, 8 साल बाद, एक मिनट, इसके 8 साल बाद कौन सा है, वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी। इसने क्या किया, इसने भी कैलोरी वाले जो क्रम है जो रथ एवं दांडेकर ने दिया था उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्रों में
2100 कैलोरी अगर प्रतिदिन कोई उपभोग करता है, प्रति व्यक्ति उपभोग अगर 2400 ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 शहरी क्षेत्र में है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इससे कम है तो वो गरीब है, इससे ऊपर है तो वो गरीब नहीं है। ठीक, इसने 2435 कहा था और 2095 कहा था। इसको उसने थोड़ा सा अच्छे फिगर में कन्वर्ट कर दिया। उसने कहा कि ये 2435, इसको हमने 2400 बना दिया, और ये जो 2095 जिसमें 5 ही कम हो रहा है तो इसको 2100 कर दो। ठीक, तो ये फिगर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। ठीक, इसके बाद लकड़वाला समिति आया, लकड़वाला तेंदुलकर समिति। सबसे पहले आया लकड़वाला समिति 1993 में। इसने कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब देखो अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होंगे, अधिकतर लोग होंगे वो कृषि से जुड़े हुए होंगे, तो कृषि और श्रमिक, मजदूर और किसान लोग जो उपभोक्ता करते हैं उसके सूचकांक को आधार बनाया। और वैसे ही शहरी क्षेत्रों में क्या होगा, सब लोग उद्योग में ज़्यादा होंगे, औद्योगिक श्रमिक होंगे, तो इनके जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसको आधार बनाते हुए इसने क्या किया, गरीबी का आकलन किया। एक लंबे समय तक भारत में गरीबी का आकलन इसी समिति की सिफारिश पर चलता रहा। ठीक है, इसी समिति की सिफारिश पर। तो याद रखना, लकड़वाला समिति ने क्या किया, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, CPI जिसको बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं, CPI बोलते हैं, कंजप्शन प्राइस इंडेक्स, इसके आधार पर क्या किया इन्होंने, गरीबी का मापन करने का सुझाव दिया था। ये सब निर्धारण है ना, सुझाव है, गवर्नमेंट इन सुझाव को माने ना माने गवर्नमेंट के ऊपर है, ये अपना अपना सुझाव दे रहे हैं। ठीक, आकलन करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट उनके कितने सुझाव को मानती है नहीं मानती है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक, इसके बाद आगे चल के क्या आया, सुरेश तेंदुलकर समिति आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्क कर सकते हैं आप इसको। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन 2005 में हुआ, रिपोर्ट इन्होंने 2009 में अपनी सौंपी। 2009 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण में 27 रुपये कहा और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपये कहा। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, याद रखना। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, कारगिल से। इन्होंने प्रति माह कहा था, इन्होंने क्या किया, प्रतिदिन कर दिया उसको। ठीक है, 27 रुपये ग्रामीण में और 33 रुपये शहर में। ठीक, अब इस आगे चल के इसने क्या कहा कि ये तो रुपए के हिसाब से होगा, अगर इसको आप मासिक फिगर में देखें, मंथली कितना, तो प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये। मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति, ठीक है, 816 रुपये खर्च करता है प्रति माह, तो वो गरीब नहीं है। ठीक है, अगर उससे कम करता है तो वो गरीब है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं, तभी कहाँ खर्च करेगा। ठीक है, शहरी क्षेत्र में अगर 1000 रुपये प्रति माह खर्च हो रहा है तो वो गरीब नहीं है, 1000 रुपये से कम हो रहा है तो वो गरीब की श्रेणी में आएगा। ठीक है, भारत में गरीबी का प्रतिशत क्या कहा तेंदुलकर समिति ने, लगभग 22%, मतलब 21.9% या लगभग 22% है। इन्हीं के अनुशंसाओं के आधार पर, ठीक है, गरीबी का आकलन भारत में किया जाता है। किसकी, तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर। का पहला रिपोर्ट कब दिया, 2009 में, 2005 में बनाया गया था रिपोर्ट, 2009 में दिया उन्होंने। ठीक है, आगे चल के रंगराजन कमेटी बनी, सी रंगराजन कमेटी 2009 में बनी, 2014 में अपनी रिपोर्ट दी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भारतीय शहरी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति माह मासिक उपभोग को गरीबी रेखा का सूचक माना। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, तेंदुलकर ने कहा कि अगर आप 816 रुपये, पहले तेंदुलकर का बता रहा हूँ ना, तेंदुलकर ने कहा कि अगर आप 816 रुपये ग्रामीण में और 1000 रुपये शहरी में खर्च कर ले रहे हैं तो आप गरीबी के अंदर नहीं आएंगे। इसको सिंह रंगराजन ने क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाते हुए कहा 972 रुपये ग्रामीण, ठीक है, 972 रुपये ग्रामीण और 1407 रुपये शहरी। अगर आप इतना खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब की श्रेणी में नहीं आएंगे। इन्होंने गरीबी का प्रतिशत 20.5 बताया, इन्होंने 21.9 बताया था, इन्होंने 20.5 बताया। ठीक है, अब गरीबी के आंकड़े देखो। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यही पहले क्या था, NSS था, नेशनल सैंपल सर्वे, शायद मैंने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन कह दिया था, थोड़ा सुधार लेंगे इसको। ठीक है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, स्वायत्त संस्था है, 1950 में बना था। अभी अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, NSO हो गया है। ठीक है, NSO हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था, राष्ट्रीय
सांख्यिकी संस्था। तो NSO आजकल करती है, पहले ये NSSO था। ठीक, प्रतिवर्ष 5 साल में, प्रत्येक 5 वर्ष में गरीबी का आकलन होता है, NSSO के जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर होता है। योजना आयोग जो पहले योजना आयोग था वो अब नीति आयोग हो चुका है, उसकी वो करती है इसका अध्ययन, समिति बनाती है और फिर उसका जो NSS को जो आंकड़े हैं वो नीति आयोग अपने हिसाब से फिर योजना बना के गवर्नमेंट को सुझाव देती है। ठीक है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी, तो सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत में हमारे छत्तीसगढ़ में है, फिर झारखंड में है, फिर मणिपुर में है। छत्तीसगढ़, झारखंड और मणिपुर सबसे कम न्यूनतम गरीबी, गोवा, केरल और हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फैक्ट याद रख लेंगे। इसमें पूछा जाता है समिति का क्रम, तो समिति का क्रम याद रखेंगे। गाडगिल से चालू हुआ था सबसे पहले, फिर रथ एवं दांडेकर समिति आया था। ठीक है, रथ एवं दांडेकर समिति आया था, जिसने क्या किया था पहली बार, देखो यहाँ पर याद देखो, पहली बार कैलोरीज का कितने दिया, रथ एवं दांडेकर। फिर वाई के अलग कमेटी, ठीक है, क्या वाई के अलग, इसको ऐसे आप कोड कुछ बना सकते हैं, GRY के। उसके बाद आगे चल के क्या आया, उसके बाद आया आपका लकड़ वाला कमेटी, तो L लगा सकते हैं, L। फिर तेंदुलकर कमेटी, T। फिर उसके बाद रंगराजन कमेटी, R। तो याद रखेंगे आप इसको। सबसे पहले कौन आया, गाडगिल आया, गाडगिल के बाद रथ एवं दांडेकर आया, फिर वाई के अलग कमेटी आया, फिर L से क्या है जी, L से है लकड़ वाला, L से है लकड़ वाला कमेटी, T से तेंदुलकर कमेटी, R से रंगराजन कमेटी। ठीक, ये चीज़ों को यहाँ पर एक बार और सारांश रूप में बताया गया है। प्रोफेसर DR गाडगिल 1962, क्या कहा इन्होंने, 20 रुपये और 25 रुपये। रथ एवं दांडेकर 71, न्यूनतम पोषाहार 2435 कैलोरी, 2095 कैलोरी। वाई के अलग 1979, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी। लकड़ वाला कमेटी 93, इसने CPI के आधार पर गणना किया। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों का और औद्योगिक कामगारों का, यहाँ शहरी क्षेत्रों में। तेंदुलकर का प्रति व्यक्ति आय उपभोग 1816 प्रति माह, 1000 रुपये प्रति माह शहर में। रंगराजन 2014 972 1407। ठीक, ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 2250 कैलोरी के प्रतिदिन तय होगा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में 2250 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आवश्यकता तय की गई। ठीक है, उसे नीचे गरीब माना जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज कर्व से ही हम क्या करते हैं, देखो लॉरेंज कर्व जो है ये सापेक्षिक जो गरीबी है, सापेक्षिक गरीबी का पैमाना तय करेगी। ठीक, 1905 में आया मैक्स ओ लॉरेंज ने क्या किया, इसका जो नींव है लॉरेंज कर्व का, ये किसने रखा, मैक्स ओ लॉरेंज ने रखा। ठीक है, किसी भी देश के बीच आय विषमता या सापेक्ष गरीबी आय विषमता का ये निर्धारण करता है। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा समझो पहले, फिर आप समझेंगे। देखो हम ऐसे कुछ भी ग्राफ बनाते हैं तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ठीक, अब यहाँ बस क्या लिखा है, संचयी आय प्रतिशत, संचयी आय प्रतिशत, यहाँ नीचे लिखा है संचयी जनसंख्या प्रतिशत, मतलब जो कलेक्टिव जो जनसंख्या प्रतिशत है और जो कलेक्टिव जो आय है उसको दो एक्सिस में रखा गया है। अब अगर 10% आय वाले 10% लोग हैं, 10% आय वाले 10% लोग हैं तो एक पॉइंट बना, 20% आय वाले 20% लोग हैं तो ये एक पॉइंट बना, 30% ये आय एक पॉइंट बना। ऐसे करते करते ये एक एक्सिस बनता है। इसी एक्सिस को हम ऐसे बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष समता रेखा। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट इक्वलिटी लाइन। ठीक है, एब्सोल्यूट इक्वलिटी लाइन, मतलब अगर 60% लोगों के पास 60% पैसा है, ठीक है, अच्छी बात है। 80% लोगों के पास 80% पैसा है, आय मतलब पैसा, तो वो सही है। ठीक है, आय का बंटवारा बराबर बराबर है, तो ये जो लाइन है ये बराबर आय का बंटवारा दिखाता है। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, ऐसा थोड़ी होता है जी। हमारे जो देश में या किसी भी देश में ऐसा एब्सोल्यूट नहीं होता। क्या होता है कि ये है ना 30% लोग के पास या बहुत 30% लोगों के पास केवल 10% संपत्ति है, 30% लोग के पास 10% संपत्ति है, या कहीं देखने को मिलेगा कि 50% लोगों के पास 20% संपत्ति है। ठीक, 50% लोगों के पास केवल 20% संपत्ति है। तो ये जो रेखा है कितना फ्लक्चुएट हो रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, ये जिसको ऐसा होना चाहिए ऐसे हो रहा है। तो ये जो है ना यही विषमता है, यही असमानता है, आय की असमानता, यही रेखा दिखाता है।
और इसी रेखा को बोला गया क्या है, लॉरेंज कर्व। क्या बोला गया, लॉरेंज कर्व। मतलब होना ऐसा चाहिए, लेकिन होता कैसा है, ऐसा होता है किसी भी देश में। तो इसी को दर्शाया किसने, लॉरेंज ने। इसी को 45 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, 45 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। समझ आया लॉरेंज कर्व। आय का प्रतिशत बराबर बराबर बंटना चाहिए नियम से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि जो ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब 80-90% जनसंख्या के पास आपको पता है कि मुश्किल से 40%, 50% प्रॉपर्टी या आय होते हैं। बाकी जो मेन आय है वो 10%, 20% जो एलिट क्लास होते हैं, जो बहुत ही रिच वर्ग के लोग होते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, जो शक्तिशाली वर्ग, आर्थिक रूप से जो संपन्न वर्ग होते हैं, उनके पास आय का संसाधन और अधिक होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है लॉरेंज कर्व के द्वारा। अब इसी में अगला कॉन्सेप्ट आता है गिनी गुणांक का, जो लॉरेंज कर्व से ही जुड़ा हुआ है। हमने ये पढ़ा ना भी लॉरेंज कर्व, ठीक है, सेम ऐसे पढ़ा लॉरेंज कर्व। अब एक गिनी गुणांक आया 1912 में, कोरोडो गिनी ने। इसने क्या एक कोफिशिएंट बनाया, मतलब एक गुणांक बनाया। उसमें क्या कहा कि हमने इसको क्या कहा है, लॉरेंज कर्व कहा है ना। तो यहाँ से जो एक्चुअल जो होना चाहिए और जो है, उसके बीच एक शेडेड एरिया बनाया इसने, ठीक है, एक छायांकित क्षेत्र बनाया और कहा कि जो छायांकित क्षेत्र है, जैसे मान लो इसको ए नाम दिए हैं यहाँ पर, क्या नाम दिए हैं, ए नाम दिए हैं यहाँ पर, और यहाँ इसको नीचे वाले को बी दिए हैं। तो जो छायांकित क्षेत्र है और जो एब्सोल्यूट इक्वालिटी लाइन है, उसके नीचे का जो कुल क्षेत्र है, मतलब ए प्लस बी, इसी को हम क्या बोलेंगे, गिनी गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गिनी गुणांक बोलेंगे, ये इसने कहा। और इसको जब हम, इस गुणी गुणांक को जब हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये क्या करेगा, 0 से 1 के बीच संख्या आएगा, 0 से 1 के बीच कोई भी अंक संख्या आएगा, जैसे 0.5, 0.6, ये सब आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब भी 1 आ जाए, ये जो कोफिशिएंट के जो मान है, ये जब भी क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो अधिकतम होगा, क्या अधिकतम होगा, क्या अधिकतम होगा, असमानता अधिकतम होगा, ठीक है। और जो शून्य आएगा, तो शून्य जो है वो न्यूनतम असमानता दिखाएगा, जो शून्य है वो न्यूनतम असमानता दिखाएगा, ठीक है। मतलब जो 1 आएगा, अब 1 और 0 के बीच में इसका मान होगा, 1 क्या होगा, अधिकतम असमानता दिखाएगा, और 0 है वो न्यूनतम असमानता दिखाएगा। ये बोला गिनी ने, ठीक है। समझ आया लॉरेंज को, समझ आया। होना कैसा चाहिए, ऐसा। होता कैसा है, ऐसा। तो ये जो बीच का जो है ये भाग, यही क्या है, असमानता दर्शाता है। गिनी ने इसको ए बोला, और बाकी का जो जिससे भाग नीचे का बचिए उसको बी बोला, और उसको बोला कि जो निरपेक्ष रेखा है और जो लॉरेंज रेखा है, उसके बीच में क्या है, इस तरह का एक कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है, जिसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। चलो, एक सेन गुणांक भी आया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सेन गुणांक जो हमारे अर्थशास्त्री हुए भारत के ही, अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उन्होंने सेन गुणांक निकाला। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लेगा तो आप थोड़ा सा तैयार रहने के लिए, ठीक है। अमर्त्य सेन ने गरीबी रेखा के निर्धारण के साथ साथ विभिन्न समूहों की इस गरीबी रेखा से दूरी को मापने के लिए सिफारिश की थी। जो व्यक्ति गरीबी रेखा से जितना नीचे होगा वो उतना ही गरीब होगा, ठीक है। मतलब अगर गरीबी रेखा का पैमाना, जैसे मान लो, जैसे इन्होंने दिखाया, देखो यहाँ पर 1500 रुपये है, मान लो गरीबी रेखा का पैमाना, ये उदाहरण के लिए है। अगर गरीबी रेखा का पैमाना 1500 रुपये है, तो 1500 रुपये से लेके 1000 तक जो होगा, ये इससे तो कम गरीब होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा गरीब हो सकता है ना, जो 900 वाला है या जो 500 वाला है। तो ये जितने नीचे तकते जाएंगे वो उतने गरीब होते जाएंगे, और उनकी जो योजनाओं के लाभ है उसको भी वैसे ही मिलना चाहिए, इन्होंने कहा। इसी को सेन इंडेक्स बोला जाता है। 1997 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारतीय गरीबी सूचकांक के आधार पर भारत मानव गरीबी सूचकांक के आधार पर मानव गरीबी रिपोर्ट प्रकाशित किया था, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अमर्त्य सेन ने दिया था, याद रखना, सेन गुणांक कितने दिया, अमर्त्य सेन ने दिया। और इन्होंने क्या कहा कि जो गरीबी रेखा से जितने नीचे है वो उतना गरीब है, ठीक है। इसके बाद हमारा बेरोजगारी का टॉपिक शुरू होता है, जो कि आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आज नहीं लेंगे। बेरोजगारी को हम बहुत अच्छे से दूसरे सेशन में समझेंगे, तो आप ये सेशन को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पीडीएफ करके कमेंट कीजिए, आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद।